दोस्तों आज की कहानी है इतना आसान नहीं लाडली बहू होना। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं तो मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन हर साल अपने मायके जाना नहीं भूलती। ससुराल में भी मुझे किसी भी बात की तकलीफ नहीं है, वहाँ भी सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने ससुराल को कभी ससुराल नहीं मानती हूँ। मैं अपने जेठ जी को हमेशा अपना बड़ा भैया ही मानती हूँ और उनकी पत्नी को मैं अपनी बड़ी बहन से कम नहीं मानती हूँ। और मेरी छोटी देवरानी तो मेरी छोटी बहन जैसी है, और क्योंकि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है इसलिए मैं उसे बहुत ज्यादा ही प्यार करती हूँ और वह भी मुझे अपने बड़ी बहन की तरह प्यार करती हैं। हाँ, मेरी सास थोड़े पुराने ख्यालात की जरूर हैं, लेकिन पुरातनपंथी नहीं है। उन्हें चीज़ों की समझ है। अगर आप उन्हें कोई चीज़ सही ढंग से समझाएंगे तो फिर वह बहुत जल्दी समझ जाती हैं। अब नए घर में एडजस्ट करने में कुछ टाइम तो लगता ही है, थोड़ा बहुत अपने आप को भी बदलना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है मायके की तो फिर मायका जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको जो आज़ादी मिलती है वह आज़ादी आपको ससुराल में कभी नहीं मिल सकती। मायके आकर ऐसा लगता है कि बुलबुल कैद से आज़ाद हो गई हैं। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल मानना है और मुझे लगता है जो लोग भी इस कहानी को देख रहे होंगे उनका भी अनुभव कुछ ऐसा ही होगा कि मायके जैसा कुछ नहीं होता। फिर मेरा मायका तो सुपर मायका से कम नहीं था, क्योंकि जो मेरी बड़ी भाभी थी वह हमेशा मुझे अपनी बेटी जैसी मानती थी। उनके लिए कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी ननद हूँ, और मेरे भैया के दोनों बच्चे कहने को तो मेरे भतीजे हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने छोटे भाई बहनों जैसा ही मानती हूँ। और मायके जाकर खूब धूम धड़ाका शुरू हो जाता है। मेरी उम्र वैसे तो 35 की है, लेकिन मायके जाकर मैं 15 की हो जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं भी बच्चा हो जाती हूँ, ऐसा सबका मानना है, क्योंकि जीवन अगर आपको सही तरीके से जीना है तो बच्चा बनकर जिए। कौन क्या कहता है उसकी फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे को आप कुछ भी कह लीजिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मायका वैसे तो मेरे ससुराल से कोई ज्यादा दूर नहीं था, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ही था, लेकिन बाकी साल हम अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त होते हैं कि जाना नहीं हो पाता है। कभी कभार तो मम्मी कहती हैं कि संडे को क्यों नहीं आ जाती हो। मैं मम्मी से कहती हूँ मम्मी मैं आऊंगी तो पूरे 1 महीना रहूंगी, मुझे एक दिन में मन नहीं भरता है। ऐसा लगता है आने जाने में ही पूरा दिन निकल गया इस साल। लेकिन मेरे पति को अपने कंपनी के नाम से गर्मी की छुट्टियों के समय ही ट्रेनिंग में जाना था, तो मैंने अपने बड़े भैया को फोन करके बोल दिया था भैया आप आ जाओ हमें लेने। भैया अपनी कार लेकर हमें लेने सुबह सुबह ही पहुंच चुके थे। मैं और मेरे दोनों बच्चे भैया के आते ही कार में बैठे और अपने घर पहुंच गई। मायका पहुंचते ही मेरा स्वागत ऐसे होता था जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गई हो, क्योंकि मैं पूरी गर्मी की छुट्टी में अपने माँ के घर को एक क्लब बना देती थी। रोज पार्टी करना, नए नए पकवान बनाना, शाम को पार्क में जाना, घूमना फिरना, मूवी देखना, मतलब पूरा 1 महीना एंजॉय करना। इसलिए मेरे आने का मेरे भतीजे भी इंतजार करते थे। मेरी माँ तो कहती थी पता नहीं ये कब बड़ी होगी, और सच कहो दोस्तों तो मैं बड़ा होना भी नहीं चाहती थी। जो मजा बच्चे बनकर जीने में है ना, वह बड़े बनकर जीने में नहीं है। एक दिन पार्क में मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी, तभी मेरा बॉल बगल में एक लेडीज बैठी हुई थी, उनको जाकर लग गई। और जब मेरे भतीजे उससे बॉल को लेने गए तो वह मेरे भतीजे पर चिल्लाने लगी और उन्होंने बॉल देने से मना कर दिया। मेरे भतीजे ने आकर बोला वह जो आंटी बैठी हुई है वह हमारा बॉल नहीं दे रही है। मैंने बोला चलो तो देखती हूँ कौन है जो हमारा बॉल नहीं दे रही है। उसकी इतनी हिम्मत, मैं वहाँ गई तो देखी ये तो मेरी बचपन की सहेली आरती है। मैंने बोला आरती तुम ये क्या हालत बना रखी हो, बिल्कुल बूढ़ी अम्मा लग रही हो। मैंने बोला सबसे पहले तो तुम बच्चों के बॉल दो। आरती ने बोला अच्छा तो तुमने ये बॉल मारा था। तो मैंने बोला हाँ। आरती ने बोला इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी भी तुम वैसे की वैसे ही हो। मैंने अपने बच्चों को बोला तुम लोग तब तक क्रिकेट खेलो, मैं जब तक आती हूँ। और मैं और आरती दोनों
पार्क के एक बेंच पर बैठ गए और मैंने बोला, और आरती बता कैसी हो, ये क्या हालत बना रखी है। आरती ने बोला, सब ठीक तो हैं, हाँ थोड़े बाल पक गए हैं, अभी कलर करने को सोच ही रही थी लेकिन टाइम नहीं मिला। मैंने बोला, ये बता तू मायके कब आई। आरती ने बोला, 1 सप्ताह तो हो ही गया आए हुए। मैंने बोला, यार तुम कितना बदल गई हो, याद है तुम्हें जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो तुम कॉलेज की शान हुआ करती थी, सारे लड़के तुम पर मरा करते थे और मैं सोचती थी काश कोई लड़का हम पर भी मरे। तभी आरती ने बोला, कोई लड़का तुम पर कैसे मरे, किस में इतनी हिम्मत थी जो तुम पर आंख उठाकर भी देख ले, तुम क्या लड़कों से कम थी। तुम्हारी डर के कारण कोई लड़का हमें भी नहीं छेड़ते थे कि अगर शालिनी को इस बात का पता चल गया तो वह छोड़ेगी नहीं। मैंने बोला, ये तो तुम सही कह रही हो लेकिन अपने आप को थोड़ा ठीक रखा करो, ये क्या हालत बना रखी हो, 35 में 45 की लग रही हूँ। आरती बोली, मायके में तो थोड़ा पार्क में आकर टहलने का टाइम भी मिल जाता है, थोड़ी देर सुकून से बैठ जाती हूँ। ससुराल में जो सुबह सोकर उठती हूँ रात के कब 11 बज जाते मुझे खुद ही पता नहीं चलता है और अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ। काम निपटाते निपटाते अपने आप पर भी ध्यान देने का समय नहीं मिल पाता है। मैंने बोला कि इससे क्या हो गया, मैं भी एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ और मैं भी अपने घर के सारे काम करती हूँ लेकिन एक प्लानिंग के साथ करती हूँ। घर के सारे सदस्य को हमारी सासू माँ ने काम बांट रखा है, सब मिलजुल के करते हैं तो पता नहीं चलता है। हम भी कोई इंसान है, कोई जानवर थोड़ी है जो दिन भर लगे रहेंगे। ससुराल में बहू बनकर जाते हैं, कोई नौकरानी बनकर थोड़े ही। आरती बोली, तुम्हारी बात सही है लेकिन मेरे ससुराल की बात कुछ अलग है, अगर मैं ना करूं तो सब कुछ वैसे ही पड़ा रहेगा। सब एक दूसरे को देखते रहेंगे कि सबसे पहले किचन में कौन जाए, और मेरी जेठानी हो या देवरानी बस थोड़ी देर के लिए किचन में जाएंगे, कोई ना कोई बहाना करके फिर बाहर निकल जाएंगी और मेरे से ये सब चीज हो नहीं पाता और मैं फिर सारा खाना बना कर ही किचन से बाहर निकलती हूँ। मैंने आरती से बोला, वह सब तो ठीक है भाई लेकिन कुछ ध्यान अपने शरीर पर भी दिया करो, क्रीम लगाया करो और वीक में कभी कभार ब्यूटी पार्लर चल जाया करो। अपने शरीर का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। आरती ने कहा, यार तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमसे क्या छुपाना। दरअसल बात ये है कि तुम्हारे जीजाजी यानी मेरे हस्बैंड इतने दानी बाबा हैं कि जो भी कमाते हैं पूरा तनख्वाह अपनी मन को दे देते हैं। ये नहीं है कि कुछ पैसे उसमें से बचाकर अपने पर्सनल खर्चे के लिए भी रख ले। अब उसमें से उनकी माँ उनको पैसे देती हैं घर चलाने के लिए और उनको खुद के कंपनी आने जाने की जेब खर्च भी बताओ, ऐसे भी कहीं होता है क्या। अब जब भी पति से कुछ भी मांगू तो वह बोलते हैं मेरे पास अब पैसे कहाँ बचे हैं, मैंने तो सब माँ को दे दिया, अब तुम ही बताओ अब मैं ससुराल में पैसे कहाँ से लाऊं। अब मैं अपने मायके से तो पैसे मांगूंगी नहीं, एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता है यार। मैंने कहा, देखो आरती ये समस्या तो है, सबके साथ ऐसा ही है। कोई भी पति अपनी पत्नी को पैसा नहीं देना चाहता है, अगर देंगे भी तो उसका एक एक रुपए का हिसाब हमसे मांगेंगे। अपने साहे वह हजारों रुपए दोस्तों के साथ उड़ा देंगे। शादी के 2 साल बाद ही मैंने तो सोच लिया था कि भाई मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कम से कम इतना तो कमा ही लूं कि मैंने किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। फिर मैंने सोचा कि मैं बचपन से डांस तो अच्छा करती हूँ, क्यों ना डांस क्लास शुरू कर देती हूँ अपने घर पर ही। शुरू में तो जब ये मैंने बात कही मेरी सासू माँ को पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि गुप्ता जी की बहू डांस सिखाती है। मैंने अपने सासू माँ को प्यार से समझाया, माँ आज दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए और हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। मेरे पति मेरे किसी भी फैसले का विरोध नहीं करते हैं। हाँ, अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ तो एक बार जरूर बोलते हैं कि दोबारा इस पर सोचो, और जब मुझे लगता है कि हाँ ये सच में गलत है तो फिर मैं उसे नहीं करती हूँ। मेरी डांस एकेडमी शुरू हो चुकी थी और धीरे धीरे बच्चे भी आने शुरू हो गए। तुम्हें पता है मेरा सिखाया
वह एक बच्चा तो टीवी के रियलिटी शो तक पहुंच चुका है, लेकिन वह फाइनल तक नहीं जा पाया। लेकिन मैं उसको तैयार करवा रही हूं। मेरा भी टारगेट है कि अगले साल उसे किसी न किसी रियलिटी शो फाइनल तक ले जाऊं, क्योंकि उस बच्चे में मुझे पोटेंशियल दिखता है। मैंने आरती से बोला, देख भाई, ससुराल में बहू को लाडली बहू बनना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम चाहे तो मुश्किल भी नहीं होता है। तुम तो पढ़ने में आगे थी, हर क्लास में प्रथम आती थी। तुम क्यों नहीं अपने घर पर ट्यूशन क्लास शुरू कर देती हो? तुम्हारा मन भी लग जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो जाएगा, जिसके तुम अपने शौक तो कम से कम पूरा कर ही सकती हो। आरती ने बोला, हाँ यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं जब इस गर्मियों की छुट्टियों से वापस जाऊंगी तो जाते ही मैं ट्यूशन क्लासेस शुरू करूंगी। हम दोनों ने लगभग 1 घंटा से ज्यादा बात की और उसके बाद अब शाम हो चुका था। मैंने आरती से बोला, ठीक है आरती, तुम अपना नंबर दे दे। और तुम क्या फेसबुक नहीं चलाती हो? उसने बोला, क्या यार, फेसबुक चलाने का टाइम है? मुझे तो फेसबुक का ऐप भी नहीं पता है। मैंने आरती से उसका फोन लिया और फेसबुक पर उसका एक फेसबुक प्रोफाइल बना दिया और कई सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट अपने बचपन के सारे सहेलियों को भेज दिया और उसका नंबर लेकर बोला, चलो अब घर चलते हैं, अब तो हमारी बातें होती रहेगी और फेसबुक चलाया करो, उस पर मन लगा रहता है, नई नई चीजें पढ़ने और देखने को मिलता है। और चाहो तो तुम भी अपनी मन की बातें शेयर कर सकती हो, जो बातें तुम किसी से नहीं कर सकती हो, फेसबुक के अपने वॉल पर लिख दो। मन बहुत हल्का हो जाता है। गर्मी की छुट्टी समाप्त होते ही आरती अपने ससुराल में ट्यूशन पढ़ाने की बात अपने सास से बोली तो उसकी सास ने साफ मना कर दिया। बोला, बहू, हमारे घर में इतना जगह कहाँ है जो ट्यूशन पढ़ाओगी? हमारे घर में इतने बच्चे कम हैं जो और पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा करोगी, और फिर तुम कब पढ़ाओगी? पूरा दिन घर में इतना काम रहता है। आरती अपने सास से बोली, माँ जी, मैं सब मैनेज कर लूंगी, आप इसकी चिंता ना करें, बस आप इजाजत दे दे मुझे ट्यूशन पढ़ाने का। आरती की सासू माँ ने कहा, ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करके तुम्हें बताती हूँ। आरती की सासू माँ ने शाम होते ही जब उसके पति से इस बारे में बात की तो उसके पति ने बोला, भाई, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पढ़ाना उसे है, अगर वह पढ़ा पाती हैं तो ठीक है, फिर क्या था। आरती ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और क्योंकि वह बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थी, धीरे धीरे उसके पास बच्चों की संख्या बढ़ती गई और अब महीने के 5,000 से भी ज्यादा कमाई करने लगी थी। आरती ट्यूशन से जो भी पैसे कमाती थी उसमें से आधे पैसे अपने पास रख लेती थी और आधे पैसे अपने सासू माँ को दे देती थी, ताकि उनको भी बुरा ना लगे कि सारे बेटे अपनी कमाई अपने माँ को देते हैं और आरती नहीं देती है। जब आरती के पास पैसे आने लगे तो उसके रहन सहन में भी बदलाव आने लगा। अब जो मर्जी वह खरीद सकती थी। अब कोई भी सामान खरीदने के लिए उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। अगले साल फिर हम गर्मी की छुट्टियों में मिले। इस बार आरती बिल्कुल ही बदल चुकी थी। मैंने बोला, आरती, ये क्या, 1 साल में बिल्कुल ही इतना बदलाव? ऐसा लग रही हो कि आज वही कॉलेज वाली हमारी ब्यूटीफुल दोस्त आती हैं। आरती ने सबसे पहले मुझे गले लगाया और बोली, मेरी बहन, ये सब तेरा ही तो कमाल है। अगर तुमने मुझे एक ट्यूशन वाला आइडिया नहीं दिया होता तो आज मैं, पिछले साल तो आंटी थी, आज इस साल शायद दादी दिखने लगती। लेकिन मैंने ट्यूशन पढ़ाया और उससे जो पैसे आते हैं कुछ पैसे अपने सासू माँ को दे देती हूँ और बाकी बचे पैसे अपने पास रख लेती हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है खरीद लेती हूँ। अब तो मैं सप्ताह में 1 बार ब्यूटी पार्लर भी चली जाती हूँ, क्योंकि पैसे के लिए मुझे किसी का मुंह नहीं देखना होता है। महीने में मैं तो कभी कभार अपने घर के सदस्यों के लिए कुछ न कुछ खरीद ही देती हूँ। अब मैं अपने घर की लाडली बहू बन गई हूँ। मेरी छोटी देवरानी भी कह रही थी कि भाभी, इस गर्मी की छुट्टियों के बाद मैं भी आपके साथ ट्यूशन पढ़ाऊंगी और हो सकता है तो एक छोटा सा प्ले स्कूल ही खोल दिया जाए। ये सब तुम्हारा कमाल है शालिनी। दोस्तों, इस कहानी से मकसद यही है कि आप अगर अपने आप को सम्मान पाना चाहती हैं तो आप चाहे घर में कितना भी काम कर ले, आप अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक लगा दे, लेकिन आपको कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है और न ही आपको कोई भारत रत्न देने वाला है। इसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा।
हमें अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानना पड़ेगा और घर बैठे ही आप कुछ न कुछ इनकम जनरेट करें। इससे क्या होता है कि आपको कम से कम अपने खर्चे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है।